गुड मॉर्निंग, आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का जलसा लगा था, जिसमें भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी शामिल हुआ था। इस दौरान बैकग्राउंड में एक गीत बज रहा था जिसमें कहा जा रहा था, बंबई को हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें भारत का खून बहाने की बात कही जा रही है। वीडियो में एक से बढ़कर एक छटे हुए आतंकी दिखाई दे रहे हैं। इस जलसे में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल हैं। वहीं जैश-ए-मोहम्मद, जो नवंबर में दिल्ली में हुए कार बम धमाके से जुड़ा है, उसके आतंकी भी इस जलसे में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जलसे का आयोजन पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में किया गया था। बहावलपुर में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा है कि ये दूसरी इमारत है जहां इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी जैश कमांडर्स के साथ नजर आया है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भारत के खिलाफ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे किसी जलसे के आयोजन का मतलब है कि पाकिस्तान सरकार से इन्हें 100% समर्थन हासिल है। यानी कि जो बात लगातार कही जाती है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंकी माइंडसेट को, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकियों को पाला और पोसा जाता है, उसकी बानगी करती है। एक और वीडियो अब सामने आई है, कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकियों की मजलिस देखने को मिली है, आतंकियों का जलसा देखने को मिला है। वीडियो में देखिए, आपको लगातार दिखा रहे हैं कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर आतंकियों का यह जमावड़ा, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी इसमें शामिल हुआ है। हाफिज सईद के बेटे का जहरीला भाषण भी देखने को मिला। हमेशा की तरह जहर उगलते हुए भारत के खिलाफ नजर आया। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकियों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहा है। जैश लश्कर के आतंकियों की वीडियो भी सामने आई है। इन वीडियोस में भी जहर उगला जा रहा है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में आतंकी जुटे थे। जैश के हेडक्वार्टर पर यह जमावड़ा लगा। जैश हेडक्वार्टर में आतंकियों ने पूरा कार्यक्रम किया है, पूरा जलसा बिठाया है। सैफुल्लाह कसूरी जैश कमांडर्स के साथ नजर आया है और इसी के अलावा तमाम और आतंकी जलसे में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के तमाम आतंकी दिखे हैं। यानी कि कोई बेहद बड़ी साजिश रची जा रही है। जैश ने दूसरी बिल्डिंग में अपना हेडक्वार्टर बनाया है और इसी हेडक्वार्टर में तमाम आतंकियों का जमावड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में जैश हेडक्वार्टर तबाह किया था, लेकिन अब एक नया हेडक्वार्टर बना लिया गया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर आतंकियों का यह जलसा साफ बताता है कि किस तरीके से ये तमाम आतंकी मिलकर अब भारत के खिलाफ एक बार फिर से चल रहे हैं। हाफिज सईद का बेटा यहाँ पर जहरीला भाषण देता हुआ खिलाफ तमाम बड़ी बातें बोलता हुआ नजर आया है। यानी कि भारत को क्षति पहुंचाने की एक बार फिर तैयारी कर ली गई है। उसी कड़ी में पूरा जलसा बिठाया गया है। जैश का एक नया हेडक्वार्टर बन चला है जो कि तबाह हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से उसका रेनोवेशन कर लिया गया है और अब लोकेशन भी चेंज कर दी गई है और अब यहीं पर ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चला है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये जो वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, ये साफ बताता है कि भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश में कोई नई आतंकी साजिश रचने की तैयारी है, क्योंकि हाफिज सईद का बेटा था यहाँ पर, जैश के कमांडर जैसे तमाम आतंकी थे, तमाम आतंकियों ने जलसा लगाया है और भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, 100% सच कह रही हैं। भारत के खिलाफ आग तो ये पहले से उगलते आ रहे हैं, लेकिन इस जलसे में कई चीजें नई सामने आई हैं। पहला तो ये कि हाफिज सईद तो हाफिज सईद, अब उसके बेटे को भी इस जलसे में चीफ गेस्ट बनाया गया। दूसरा ये कि इस जलसे में एक गाना भी गाया गया कि बंबई को हमने देख लिया, अब आगरा दिल्ली की बारी है। तीसरा ये कि इस जलसे में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जो अलग अलग ऑपरेट करते थे, वो दोनों एक साथ एक मंच पर हैं। और चौथा ये कि अब तक ये समझा जाता था कि जो जाहिल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्म में अंधे हैं, वही फिदायीन बनते हैं। लेकिन दिल्ली वाले ब्लास्ट में, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का हाथ सामने आया था, उसमें पढ़े लिखे डॉक्टरों ने भी भाग लिया था
और वो सब पकड़े भी गए हैं। यानी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपनी पहले वाली आदत को कायम तो रखा है, मगर नए रास्ते अख्तियार कर लिए हैं। एक महिलाओं को जोड़ लिया है, जमात उल मोमिनात। ये वो ग्रुप है जिसकी वो डॉक्टर शाहीन लखनऊ से पकड़ी गई थी। कुल मिला के क्या चीज सामने आई कि जो आतंकी हैं वो नई साजिश रच रहे हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं और नई ही उनकी टैक्टिक्स और नीतियां हैं। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या भारत को भी अपनी पुरानी वही नीति के ऊपर कायम रहना चाहिए? क्या भारत को कुछ बदलाव तुरंत नहीं करने चाहिए? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन कब? घटना घट जाने के बाद। बुद्धिमत्ता किस चीज में है कि हम दूर से खतरे को सूंघ लें और उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लें। अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर करीब 2 दर्जन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, कहीं तो रॉ है, कहीं पे आईबी है, कहीं पे एनटीआरओ है, कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस है। वो सारी एजेंसी अलग अलग काम करती हैं और उनकी सिंथेसिस होने में समय लगता है। और अगर वो एक कमांड में होती, ये फौज का सिद्धांत है कि ऑपरेशन कोई भी हो, कमांडर एक होना चाहिए। तो अगर सारी एजेंसी को अब एक यूनिफाइड कमांड में लाया जाए, मेरा पहला सुझाव है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे सुझाव केवल सरकार की तरफ से ही आएंगे। हमारा एक सुझाव है। दूसरा हमारा एक सुझाव ये है कि जैसे वो रेडिकलाइज करते हैं, बार बार हम ये कहते हैं कि साहब उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, रेडिकलाइज कर दिया। हिंदुस्तान के पास कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। हमारे लोगों को ताबड़तोड़ डेडिकेटेड इस काम पर लगाया जाए कि वो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाएं, सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पॉसिबल है वहां पे बिल्कुल। चलाएं। तो मेरा दूसरा सुझाव है, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए। एक बात और है कि जो फौजी सिपाही है, अब देखिए करीब 60,000 सिपाही हर साल करीब करीब भरी जवानी में 35 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत कृषि की जमीन दे के बसा दिया जाए, तो मजाल है कि कोई आतंकी घुसपैठ हो पाए या कोई ड्रग स्मगलर आ पाए। क्योंकि प्रत्येक सिपाही कर्तव्य निष्ठा का, अनुशासन का और ईमानदारी का प्रतीक होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। और एक सुझाव और भी है कि कश्मीर जो है, कश्मीर उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। वहां पे हमारी करीब करीब 1/3 से ज्यादा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। वहां किसी ऐसे बंदे को नियुक्त किया जाए बिल्कुल जिसे बिल्कुल, ये कम से तमाम कम कवायदें 24 बिल्कुल घंटे करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर से तो सबक सिखाया ही गया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लगातार जारी है, लेकिन अब इनकी हिम्मत एक बार फिर बढ़ चली है। एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए जमावड़ा यहाँ पर लगाया है। इसमें से कुछ आतंकी ऐसे भी नजर आए हैं जो कि पहलगाम हमले में भी शामिल थे, मास्टरमाइंड रहे हैं। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावन जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। कितनी निंदनीय बात है कि IMF द्वारा फंड मिला था, क्योंकि बेहद ज्यादा बाढ़ बारिश आ गई थी पाकिस्तान में, बेहद ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं दिया गया। और जो तमाम आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए थे भारत के द्वारा, उनको एक बार फिर बना लिया गया है। अब आप देखिए, जैश का हेडक्वार्टर फिर से बना लिया गया है, रिलोकेट कर लिया गया है, और वहां पर जमावड़े भी लगने लगे हैं, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें भी रचने लगे हैं। ठीक बात है। जब तक पाकिस्तान की सत्ता का स्वरूप नहीं बदलता है, तब तक ये पाकिस्तान में होता रहेगा। और बिल्कुल त्यागी साहब ने बिल्कुल एक के बाद बिंदुवार बहुत सारी तमाम चीजें कही है। तो वो सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी, तभी मुझे लगता है कि हम आतंक का मुकाबला ठीक से कर पाएंगे। एक तो ये वाकई जरूरी है कि हम कोई भी घटना होने के बाद में उसके बाद के जो उपाय होते हैं वो करना शुरू करते हैं। अगर हम घटना से पहले ही अगर हमारी जो तमाम जो इंटेलिजेंसिया है, ये तमाम अगर बहुत ही एग्रेसिव होकर और आगे होकर अगर वह अपना काम पूरा कर दें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए काफी चैलेंज होगा।
यहाँ पे मैं त्यागी साहब की ही एक बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो भी फौजी हुक्मरान है, तो आप अगर किसी भी फौजी हुक्मरान को अगर वो सत्ता दे देंगे तो वो ऐसी ही नीति अपनाएगा, उसकी नीतियों में वह बहुत ज्यादा फर्क आने की कोई संभावना है नहीं। हमारे विदेश मंत्री ने भी इस बारे में जिक्र किया था कि दरअसल सारी ही समस्या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तमाम पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि इन सारे ही आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। खुद पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ आवाज है। तो यहाँ पर भारत को मुस्तैदी से हर किस्म से दबाव बनाना चाहिए, और हमारे जो तमाम संसाधन हैं, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंसिया है या जो डायरेक्ट एक्शन है, उन तमाम चीजों से हमें पूरा अधिकार है आतंक के खिलाफ लड़ने का। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आतंक के खिलाफ हम जो भी कार्रवाई करेंगे उसका अंतर्राष्ट्रीय या तो समर्थन मिलेगा या मौन स्वीकृति मिलेगी। तो लड़ाई करने का इससे बेहतर तरीका मुझे लगता है कि कभी हो नहीं सकता है, और भारत को आगे होकर इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना चाहिए, उन तमाम आतंकी कार्रवाइयों को माकूल जवाब देना चाहिए। हर्षा जी। बिल्कुल। चलिए, ये तो आतंकियों का जमावड़ा हमने देखा, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा था कि आसिम मुनीर भी किस तरीके से गीदड़ भभकियां देते हुए भारत को नजर आए थे। टीपी त्यागी जी, ये साफ बताता है कि पाकिस्तान सरकार का पूरा शह मिलता है इन आतंकियों को, क्योंकि देखिए इनमें से तमाम आतंकी ऐसे हैं जिनको जेल में बंद होना चाहिए था और वो खुलेआम घूमते हैं बाहर, इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, जहरीले बोल उगलते हैं भारत के खिलाफ। वहीं उनके जो एक्स पीएम है, जो कि केवल महज मुलाकात भर के लिए परिजनों से तमाम मांगे कर रहे हैं, तमाम प्रदर्शन उनके लिए हो रहे हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये आतंकी यहाँ पर खुलेआम जहरीले भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, और अरविंद जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो आतंकवाद के खिलाफ है। ये पहले से था, अब भी है। आतंकवाद पहले से था, लेकिन अब वो आतंकवाद बदल चुका है जब से जनरल मुनीर वहां के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं। अब तो हम पहले ये आशंका करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल वहां के आतंकियों के हाथ में पड़ जाए। अब वो सबसे बड़े आतंकी के हाथ में पड़ चुके हैं। उसने नेशनल कमांड अथॉरिटी को हटा के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड बना ली है, यानी कि न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर बटन पर अब उसका डायरेक्ट कब्जा हो चुका है। ऐसे में जब वो ये कह चुका है कि मैं आधी दुनिया को डुबो दूंगा, वो ये कहता है कि कश्मीर हमारी गले की नस है, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान ने कुछ भी किया तो उसका बहुत भयंकर और तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जाएगा। यानी कि जो हिंदुस्तान को भड़काने की बात कर रहा है, युद्ध की बात कर रहा है, और अफगानिस्तान को साथ साथ में बोलता है कि अब तुम्हारे सामने दो ही चीजें बची हैं, या तो मुझे स्वीकार करो या टीटीपी को स्वीकार करो। अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है, हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, ये कह चुका है कि आधी दुनिया को मिटा दूंगा, यानी कि सबसे बड़ा आतंकी। तो अब वहां की हुकूमत का हेड, जिसके ऊपर एब्सोल्यूट पावर आ गई है। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे में ये आतंकी जो अब तक कर रहे थे वो भी गवारा नहीं था। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब इन्होंने हिंदुस्तान में स्काउट्स, यानी कि जो यहाँ के स्काउट्स हैं, वो मदनी को सल्यूट करने लगे हैं, बजाय किसी फौजी ऑफिसर के या पुलिस ऑफिसर के वो मदनी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। अब यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनने लगी है। इन सब के अंदर एक शय है जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। लिहाजा अब मेरा एक फाइनल एक प्रपोजल है कि हम जो बार बार इस चीज में अपने आप में गौरवान्वित होते हैं कि हम तो बहुत टॉलरेंट है, हमारी कंट्री बड़ी सहिष्णु है, यही नहीं होना चाहिए। जो टॉलरेंस है वो एक अच्छा व्यक्तिगत कैरेक्टर का गुण है जो परिवार और समाज में हो, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो हमारी टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए। मेरे विचार से अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो इतिहास दूसरा होता। अगर राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ अपनी न्याय वाली नीति को और सहनशीलता वाली नीति को ना अपनाया होता तो बाबर हिंदुस्तान में नहीं आ सकता था। राणा सांगा के पास ज्यादा फौज थी।
लिहाजा अब हमें ये जो टॉलरेंस वाला पॉइंट है ये खत्म करना चाहिए और प्री एम्प्टिव एक्शन लेना चाहिए। प्री एम्प्टिव एक्शन इसलिए लेना चाहिए, पहली बात तो हमारे पास ताकत है, और दूसरी बात एक बार दो बार तीन बार कितनी बार हम यकीन करें, क्या जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु का समझौता नहीं किया था और एक्स्ट्रा पावर पाकिस्तान को दी थी? हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी ने इनके 93,000 सिपाहियों को छोड़ा था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में हाजी पीर जीतने के बाद भी इनको वापस दे दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा बस लेके लाहौर गए थे, नरेंद्र मोदी भी अनशेड्यूल्ड विजिट में नवाज शरीफ के घर गए थे, लेकिन हर बार इन्होंने कमर के अंदर छुरा घोंपा। अब कब तक इस टॉलरेंस को हम करते रहे? देयर इज नो नीड। अब अगर कोई हमारे ऊपर कोई एक्शन लेता है तो उसमें हमारी किस टॉलरेंस की गलती होगी? मैं कहता हूं इमीडिएट एक्शन, युद्ध स्तर के ऊपर एक्शन, प्रीएम्प्टिव एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन अब लिया जाना चाहिए, और कम से कम कश्मीर के अंदर ऐसे व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए जिसे कम से कम 24 घंटे तो ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में रहने का तजुर्बा हो, जहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो, क्योंकि कश्मीर बाकी उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है, वहां कम से कम 1/3 से ज्यादा हमारी पोस्टेड है। तो हम अब ये बार बार नहीं कह सकते कि कायराना हरकत है। अब हमें जो कंप्लेंट है वो तो कमजोर आदमी करता है, हम कमजोर थोड़ी है, हमें कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ से मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, पर्टिकुलरली आफ्टर जनरल मुनीर के आने के बाद और उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाने के बाद। बिल्कुल, वाकई ये जो हालात वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं साफ बताते हैं कि भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलने की तैयारी है। अरविंद जी, इस बीच एक ऐप की बात भी निकलकर सामने आई है, सदा पे ऐप का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, और पाकिस्तान ने इस ऐप का इजाद किया है खास तौर पर आतंकी ट्रांजैक्शंस के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों में आतंकी फंडिंग पर काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकंजा कसा गया है, तो ऐसे में पाकिस्तान इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है। पर ये है कि अब ये पाकिस्तान के लोगों को ही समझना है कि उनकी गाड़ी कमाई को, उनकी मेहनत को इन लोगों ने बर्बाद किया है, भारत के लिए समस्याएं पैदा की है। भारत ने बार बार अलग अलग समय पे इन सारे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाया है, और हमने कहा है कि हम शांति से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप उसमें हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान में जैसा कि हमने अभी इस संबंध में अभी हम सब लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि वहाँ का एक खास तबका है जो कि बिल्कुल ही वहाँ के प्रजातांत्रिक मूल्यों को नहीं मानता है, वह मानवीयता के जो न्यूनतम मूल्य है उनमें भी वह यकीन नहीं करता है, और वह उस पूरे ही समाज को एक ऐसे मध्यकाल में ले जाना चाहता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका पूरा का पूरा जो इतिहास है वो बार्बरिक इतिहास है, जिस मध्यकाल का, उसमें लौट कर पाकिस्तान कभी भी कोई खूबसूरत सपने नहीं देख सकता है। तो यही है, और ऐसे में इन लोगों को फंडिंग, वहां के लोगों की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान की जो इमेज है उसको वहां के जो यह तमाम जो स्वार्थी तत्व है उन्होंने बहुत खराब किया है। पर भारत इस संदर्भ में क्या कर सकता है? भारत केवल अपने लिए जो सबसे बेहतरीन जो नीतियां हैं उस पे अमल कर सकता है। निश्चित नीतियों की जरूरत है, जैसा कि त्यागी साहब ने भी कहा, तमाम चीजें उनमें से बहुत सारी कुछ नीतिगत समस्याएं आ सकती है, कुछ परेशानियां हो सकती है, पर फिर भी कम से कम समस्याएं तो तब आएगी ना जब हम उस और अग्रसर रहेंगे। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो समस्याएं क्या आएगी? तो एक खास पर्टिकुलर टेररिज्म को लेकर एक पॉलिसी की जरूरत है, और मुझे लगता है कि बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, तभी मुझे लगता है कि हम हमारे लिए एक सुरक्षित देश का निर्माण कर पाएंगे। जी हर्षा जी। टीपी त्यागी जी, अब ये जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, ये पाकिस्तान के आतंकी माइंडसेट को पूरी तरीके से उजागर करता है।
इस तरह के तमाम वीडियोस जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सामने आए थे तो विश्व के पटल पर रखा गया था, भारत का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था। खासा हमने देखा था कि पाकिस्तान को फटकार भी लगी थी, यूएन से लगी थी, आईएमएफ से लगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमेशा से फंड मिला है। हमने देखा कि अमेरिका ने भी शह देना शुरू कर दिया था, जगह जगह से शह भी मिल जाती है, फंड भी मिल जाता है। तो इन वीडियोस के सर्कुलेशन का, इन वीडियोस को विश्व के पटल पर दिखाने का फायदा क्या? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन अब तक थी, अब वो एक्सप्लोसिव हो चुकी है। अभी अभी हाल ही में अमेरिका के किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने उन्हें $1.5 अरब का ऋण दिया है पाकिस्तान को। क्या ये बगैर, अच्छा ये अमेरिका का है वो बैंक, तो क्या अमेरिका उनका साथ नहीं दे रहा? तो ऐसे समय में जब एक सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका पाकिस्तान का डायरेक्टली साथ दे रहा है जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो उसका पूरी तरह से साथ दे रहा है और हिंदुस्तान के लिए कहे कुछ भी वो अगेंस्ट है। यानी कि हमारे सामने अब आतंकवाद की समस्या है, हमारे सामने अब दुश्मन पाकिस्तान देश की नीतियों की समस्या है, हमारे साथ अमेरिका के साथ कॉल्यूशन की समस्या है। ऐसे में अब पुरानी नीतियों से काम नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अरविंद जी के साथ हूं कि नीतियों में बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव तुरंत होना चाहिए। अब हमें भी अगर आवश्यकता पड़े तो बराबर खुल के अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए, उसे एयर डिफेंस और उसको एयरक्राफ्ट देने चाहिए ताकि वो पाकिस्तान, वही उसकी कमी है, बाकी तो उसके ग्राउंड फोर्सेस पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अब अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ये उम्मीद करना कि जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती, तो अब ये अनुशासन और सहनशीलता और करुणा और दया और क्षमा, ये चीजें हटानी पड़ेंगी। ये बहुत ज्यादा हो गया और सरकार को हक नहीं है। सवाल ये है कि अगर 10 आदमी मारे जाते हैं, 25 आदमी मारे जाते हैं, और अब तो उनके पढ़े लिखे डॉक्टर इसमें भाग ले रहे हैं, डॉक्टर शाहीन भाग ले रही है वो जमातुल मोमिनात की, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज बदली है। पहले तो नहीं थी उनकी लेडी ब्रिगेड टू दिस लेवल, उन्होंने बदली है। पहले तो वो अलग अलग थे, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, उन्होंने पॉलिसी बदली, एक साथ आ गए। तो हम अब ये कैसे कहें कि हम जो जैसे पहले चल रहा था वैसे रहेंगे? इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छा काम करती हैं और जैसे अरविंद जी ने कहा वो घटना घटने के बाद करती हैं। उन्हें काम ये कहा है कि घटना घटने से पहले करें। एक ओवरऑल की आवश्यकता है, डिबेट होनी चाहिए और हम जैसे लोगों को जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो जानते हैं कि जब मौत सामने होती है तो आदमी कैसे बिहेव करता है, ऐसे लोगों की सलाह ऐसे मामले में ली जानी चाहिए। ये सोच के कि साहब ये आम आदमी है इनको हटा दे, नहीं। मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, आई नो व्हाट हैपेंस इन ए वार। अब जिन ऐसे लोगों को कंट्रोल करने वाला आदमी वो है जिसको यही नहीं पता कि ऑपरेशनल एरिया में ग्राउंड बंकर में एक रात कैसे गुजरती है जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। यानी कि ये नहीं पता होता कि 5 मिनट बाद कब गोला इसके ऊपर आ पड़े, तो उसमें जो नींद है वो नींद भी एक खतरे के साए में आती है। So for this there is a need of overall, there is a need for overall of the policies now, particularly जब से ये मुनीर आया है और जब से इसके पास न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर बटन के ऊपर अधिकार आया है, इन्होंने बदल दिया, नेशनल कमांड अथॉरिटी को बदल दिया और क्या कहा, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड होगी और वो कमांड कौन करेगा, उसके ऊपर जो अधिकार होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन ये भी कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर कोई अपॉइंट करने से उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कमांडर अपॉइंट करने का अधिकार होगा और प्राइम मिनिस्टर वो कमांडर सीडीएफ की रिकमेंडेशन पे करेगा। और एक और कंडीशन लगा दी कि जो कमांडर बनाया जाएगा वो मिलिट्री ऑफिसर ही होगा। यानी कि सिविलियन कमांड तो खत्म हो गई, अब मिलिट्री कमांड के अंदर उनके पास बॉम्ब है। अब सबसे बड़ा खतरा ये हो रहा है कि ये जो बॉम्ब है, अच्छा उनके पास टैक्टिकल बॉम्ब है, ये मैं बताना चाहता हूँ। टैक्टिकल बॉम्ब होते हैं कि जैसे वो आधा केजी पावर के एक उनके मिनिस्टर कहा करते थे, वो टैक्टिकल बम का इस्तेमाल करें मान लीजिए, और उसने एक टैक्टिकल बम का इस्तेमाल किया बैटल फील्ड के ऊपर जहाँ हमारी एक फॉर्मेशन जा रही है, उसकी यील्ड कम है, एक पूरी की पूरी फॉर्मेशन या बटालियन या ब्रिगेड साफ हो गई। अब हमारा ये है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे,
उस टैक्टिकल बम के बदले बिल्कुल, में बिल्कुल। अगर हम स्ट्रेटेजिक बम का इस्तेमाल करते हैं तो सारी दुनिया आ जाएगी ये कहने, अरे नहीं सर गलती हो गई, भला करो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बम में तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है। तो उसके पास चूंकि टैक्टिकल बम है, अधिकार मुनीर के पास है, वो उन्हें कहीं अच्छा उसने अभी 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 कुछ ही दिन पहले सिंध में और बलूचिस्तान में न्यूक्लियर आर्सेनल चोरी छुपे स्टोर करने शुरू कर दिए हैं। क्या समझ में आता है? बलूचिस्तान और सिंध, पंजाब में नहीं और कहीं नहीं, सिंध में और बलूचिस्तान में उसने छोटे न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन स्टोर करने शुरू कर दिए हैं। क्या इंटेंशन समझ में नहीं आती? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान को बहुत तेज गति से अपनी पॉलिसी में बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल मुझे टीपी लगता है। त्यागी जी, तभी तो हमने देखा कि आए दिन वहां पर अर्थक्वेक्स भी आ रहे थे, उसके पीछे कुछ और ही हवाला दिया जा रहा था, लेकिन न्यूक्लियर की जो टेस्टिंग चल रही थी उसी की वजह से वो अर्थक्वेक्स थे, ये भी हम सच जानते हैं। अरविंद जी आपके पास में आऊंगे, देखिए दो चीजें तो यहाँ पर बखूबी समझ आती हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी दोहरा चरित्र देखने को मिला है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को शह देते हैं, फंडिंग देते हैं। हालांकि एक तरफ वो शांति बहाली की बातें करते हैं, जगह जगह जाकर जंग रुकवाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर आतंकवाद को तो बढ़ावा ही दे रहे हैं ना, जब पाकिस्तान को पूरी शेयर दे रहे हैं, उनके साथ सौदे कर रहे हैं और उसी फंड का इस्तेमाल करके वो भारत को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि जितनी डिपेंडेंसी वहां पर सरकार की आतंकवादियों पर है, उतनी आतंकवादियों की सरकार पर नहीं है। आतंकवादियों को केवल वहां पर फंडिंग चाहिए, लेकिन सरकार को मालूम है और मुनीर को भी ये मालूम है कि जब बात गीदड़ भक्तियों की आती है, जब बात जंग की आती है, तो वो सबसे पहले छुप कर भाग जाते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से वो बंकर्स में जाकर छुप गए थे। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक कि ये जो तमाम किस्म के लोग हैं, हम जानते हैं पार्लियामेंट में हमने जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें हमने उनका डर भी देखा, और ये भी सुनने में आ रहा था कि वो लोग वहीं पर जहां अपना पूरा ऑपरेशंस कर रहे थे, वहीं पे उनके कुछ अफसर नमाज भी अदा करने लग गए थे, क्योंकि ये बताता था कुछ तो कि विदेश भी उनमें भाग गए कितना थे डर पूरे छुपा परिवार हुआ। के साथ। जी बिल्कुल। तो ये बता रहा था कि उनमें कितना डर है। अगर हम अमेरिका की तरफ आते हैं तो देखिए बिल्कुल पहले क्या बिल्कुल। होता था कि खैर पहले क्या अरविंद जी, होता जो था। वीडियो अब लगातार सर्कुलेट हो रहा है, अब देखना होगा इस पर किस तरीके से पूरा विश्व ध्यान देता है, किस तरीके की यहाँ पर आतंकी माइंडसेट लेकर ये कौन सी नई साजिश रचा है। हालांकि हमारी पूरी निगाह इन पर है और पूरी तैयारी भारत ने कर रखी है। अब देखना होगा कि आगे पाकिस्तान की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है। बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये इनसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त ब्रेक।